हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें मेनली बात किया गया है कि लिविंग होने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और दूसरा जो सेकंड चीज़ है, इसमें टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसका बेसिक नॉलेज इसमें दिया गया है, ठीक है। जो बेसिक्स रूल हैं वो बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते विद द डेफिनेशन ऑफ लिविंग, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर स्पेसिफिक कैरेक्टर आर नोन एज लिविंग बीइंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट ग्रोथ शो करता है या डेवलपमेंट शो करता है या रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई स्टिमुलस हो उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स शो करता है, उसे हम लिविंग बीइंग कहते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं, उसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट का सेल अगर है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सेल से बना है, एक सेल भी हो सकता है और मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं, तो हम उसे कहेंगे लिविंग, ठीक है। सो सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब हर लिविंग बीइंग का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल तो प्रेजेंट होगा ही। सेल में लिविंग पार्ट क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं लिविंग मैटर। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को हटा दो तो जो पार्ट बचता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मैटर है, ठीक है। देन नंबर 2, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग बीइंग में देखा गया है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, नॉट आउटसाइड द सेल, विद इन द सेल। जितने भी केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल्स होते हैं टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉल वर्ड से बना है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉल का मतलब होता है चेंज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, वो हम आउटसाइड द सेल परफॉर्म कर सकते हैं। और आउटसाइड द सेल अगर कोई रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं तो उसे इन विट्रो कहा जाता है। और इनसाइड द सेल मतलब बॉडी के अंदर कोई चीज़ परफॉर्म होती है तो हम उसे इन विवो कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी और इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द सेल। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डिफाइनिंग कैरेक्टर है फॉर द लिविंग बीइंग। मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म्स वो सारे रिएक्शंस हैं जो बिल्डिंग करते हैं, किसी भी चीज़ का सिंथेसिस जिन रिएक्शंस में होता है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म। और यहाँ पे सिंथेसिस किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फ्रॉम द सिंपलर वन। जैसे कि यहाँ पे हम CO2 और वाटर का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ बनेगी तो ऑब्वियस है कि एनर्जी यूज्ड होगी और वो स्टोर्ड होगी, ठीक है। सो एनाबॉलिज्म में हमेशा एनर्जी स्टोर्ड होती है, वेयर एज इन कैटाबॉलिज्म एनर्जी जो है वो स्पेंड होती है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड हो जाएगी, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन रिएक्शंस इन्वॉल्व है। जैसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम सिंपलर वन में तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है, अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज का उसमें ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कैटलाइज्ड होती हैं बाय द एंजाइम्स। ओके, एक यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लैब में कंडक्ट कर सकते हैं, बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक पाथवे, कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस आप लैब में नहीं चला सकते, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस आप लैब में नहीं कर सकते। तो कंप्लीट एक मेटाबॉलिक पाथवे हम लैब में या इन विट्रो कंडीशन में रन नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर एक डिफाइनिंग फीचर है, वेयर और मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर है। ओके, थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ।
ग्रोथ क्या होता है? इट इज़ अ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल बाय सेल डिवीज़न। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? बाय सेल डिवीज़न। सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल डिवाइड करेगा तो सेल का मास इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे एक सेल है और ये डिवाइड करके 2 सेल बन गया, फिर ये डिवाइड करके 4 सेल बन गया, फिर यहाँ 8 सेल बन गया, तो इसका सेल का मास इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो लिविंग बीइंग में देखा गया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है कि इनडेफिनिट ग्रोथ होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हो गए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गए, तो वो हमेशा ग्रो करते हैं। लेकिन ह्यूमन में या एनिमल्स में तो ऐसा देखा नहीं गया है। एनिमल्स में एक डेफिनेट पीरियड या आप कह सकते हो लिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। एक फीचर तो है, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ग्रो नहीं करेगा वो लिविंग बीइंग है ही नहीं। ठीक है, देन फोर्थ नंबर हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड, ये आपने 10 में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? अपने ही जैसे किसी इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कहलाता है, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, आइदर मेल और फीमेल, और इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है और इसमें फॉर्मेशन होता है गैमेट का, देन मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे और दोनों गैमेट का फ्यूज़न होगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। नहीं भी हो सकता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे हम एल्गी में देखते हैं, बट बाई पेरेंटल या सेक्सुअल में फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट होता है। तो रिप्रोडक्शन को अगर हम मान लो कि एक डिफाइनिंग फीचर माने, तो म्यूल स्टेराइल वर्कर भी या इनफर्टाइल ह्यूमन तो फिर लिविंग होगा ही नहीं। तो हम यहाँ एक्सेप्शन दे सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक कंपल्सरी कैरेक्टर नहीं है, लिविंग बीइंग होने का सबूत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि जो भी लिविंग है, आइदर बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, ठीक है, एल्गी ले लो या बड़े से बड़ा ट्री ले लो, कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस होने का क्या मतलब है? अवेयर रहना ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब हुआ है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो बैक्टीरिया भी कॉन्शियस है। ठीक है, कैसे बैक्टीरिया कॉन्शियस है? वो लाइट की तरफ मूव करता है। प्लांट में हम देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म देखा गया है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। एनिमल का तो विजिबल ही है कि एनिमल में रिस्पॉन्स देखा गया। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया? एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। देन ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, सेल टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक। फिर एनर्जी, किसी भी लिविंग बीइंग को एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर देयर एक्टिविटी, फॉर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी। एंड होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि ये एक सिस्टम है जो कि सेल्फ रेगुलेटरी है। सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम मतलब कि अपने आप, इसको विल नहीं है कि आप आज चाहोगे तो अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करोगे और आप नहीं चाहे तो आप नहीं करोगे, आपके मूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि ओहो मेरे इंटरनल टेम्परेचर को थोड़ा रिस्टोर कर दो। बॉडी अपने आप, वो बॉडी जो होती है वो अपने आप अपना टेम्परेचर और सारे सिस्टम को रेगुलेट करती है। ठीक है, सो homeostasis is a self-regulated system to adjust and maintain the internal environment of the body. Clear? चलो, होम्योस्टैसिस समझ में आया। वेरिएशन नॉर्मल, या हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, हर लिविंग की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया से, फंजाई से लेके प्लांट टू एनिमल किंगडम, आप देखते हो कि वेरिएशन सोर्स होता है। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस एंड एबिलिटी टू इवॉल्व। वेरिएशन मतलब हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है और वो एबिलिटी रखता है इवॉल्व करने का। क्या पेन और पेंसिल अपने से इवॉल्व हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, लेकिन लिविंग इवॉल्व होता है। वैसे अडेप्टेशन, इट इज़ अ यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस विच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन एक
क्वालिटी है लिविंग होने की, जिसमें यूज़फुल इनहेरिटेबल चेंजेस को अक्वायर किया जाता है और फिर उसको अपने आने वाले जनरेशन में इनहेरिट भी किया जाता है। ठीक है, तो अडेप्टेशन आप इसको फिलोसफिकल वर्ड में भी बोल सकते हो कि एक लिविंग होने का प्रूफ है। कुछ लोग होते हैं कि बस जिए जा रहे कुछ। सो पॉइंट नंबर 11 इज हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग एंड रिपेयर का मतलब चोट लगता है और फिर ठीक हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ लिविंग में रीजेनरेशन भी देखा गया है। रीजेनरेशन मतलब आपने छिपकली देखी होगी, उसकी पूंछ कटती है और फिर वापस से रीजेनरेट होके आ जाती है। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है लिविंग में। किसी भी तरह का डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब तरीका होता है, बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, मूवमेंट देखा गया है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब कि जैसे हम लोग फूड का इंटेक करते हैं, फिर वो फूड स्टमक में जाता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, फिर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है। लाइफ स्पैन, जो लिविंग है उसका डेथ होगा ही, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देन डेथ, एब्सेंट इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन, जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें डेथ क्या होता है, एब्सेंट होता है, पता है ना। ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, सपोज़ ये बैक्टीरिया है तो ये तो फिर डिवाइड कर गया बाइनरी फिजन में, ये वाली बॉडी कहाँ गई, ये वाली बॉडी 2 में डिवाइड हो गई, एक बैक्टीरिया ये नया बन गया, दूसरा ये नया बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ नहीं होता। तो यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट चीज़ें, वैरायटी। किसी भी चीज़ में डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपके पास उस चीज़ की वैरायटी है। तो डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल साइंस में होता है वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, different in morphology, size, color and anatomy etc. are seen in the nature, हमने देखा है। और NCERT के अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन नोन स्पीसीज़ है, और अभी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जिन्हें खोजा ही नहीं गया है। ठीक है, जिसमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। क्लियर? तो डाइवर्सिटी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये 4-5 बातें जो हैं वो ध्यान में रखते हैं। ये 4-5 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तब हम लोग डाइवर्सिटी स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या टर्म है? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से। सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर। तो सिस्टमैटिक क्या है? इट इज़ अ साइंस। ठीक है, इट इज़ अ साइंस विच डील विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ डाइवर्सिटी में हम लोग केवल ये नहीं पढ़ते कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और उन्हें ग्रुपिंग नहीं करते हैं, बल्कि उन सारे ऑर्गेनिज्म में क्या इंटरैक्शंस होता है, क्या रिलेशनशिप है, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सेस वर्ड से लिया गया है। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट करने का लॉ है। टैक्सोनॉमी में हम क्या कहते हैं? इट डील विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, फिर कौन से रूल के हिसाब से नॉमेनक्लेचर करना है उसका, फिर किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, वो सारे रूल्स टैक्सोनॉमी के अंडर आते हैं। क्लासिफिकेशन समझ में आता ही है। इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ये हम लोग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कितने तरह से ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया गया है और किस बेसिस पे ग्रुप किया गया है। ग्रुप करना ही केवल एक बात नहीं होती है, हमें नाम भी देना होता है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नाम प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, देन आइडेंटिफिकेशन आता है। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग? फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसको सही जगह, सही ग्रुप में उसको रखना इज़ अ आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है। की क्या है? की में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। की एक लिस्ट होता है बहुत सारे कैरेक्टर का जो कि यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ओके, सो सिस्टमैटिक्स को थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए। सिस्टमैटिक्स पता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द कैटल cataloging plant, animal and other organism into categories that can be named। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूडेड है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आपको याद करने वाला ये जो सारा पार्ट है ना, ये आपको याद रखना है, मतलब एकदम कंठस्थ कर लेना है कि कोई नींद में बोले तो भी आपके ज़बान पे आना चाहिए। प्लिनी द एल्डर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरैलिस। तो प्लिनी द एल्डर ने एक किताब लिखी हिस्टोरिया नेचुरैलिस जिसमें उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, देन जॉन रे को बहुत सारा क्रेडिट गया है। जॉन रे ने बहुत सारे काम किए हैं बायोलॉजी में और इन्होंने 18,600 प्लांट्स के नाम रखे हैं। और किस बुक में रखे हैं? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस प्लिनी द एल्डर की बुक है, वेयर एज हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम जॉन रे की बुक है। जॉन रे को श्रेय जाता है टू गिव द टर्म स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज वर्ड किसने दिया? जॉन रे। बस याद कर लो कैसे भी करके। देन कैरोलस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके अलावा इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी दिया। तो इस वजह से हमने टैक्सोनॉमी का इन्हें फादर घोषित किया है। और बाइनोमियल सिस्टम आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले इनकी दो किताबें हैं जिसमें इन्होंने देखो 5,900 स्पीसीज प्लांट के इन्होंने नाम दिए हैं। कौन सी किताब में? स्पीसीज प्लांटेरम में। देन 4,326 एनिमल के स्पीसीज इन्होंने दिए सिस्टेमा नेचुरी में। अच्छा, ये जो डेटा है ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत जैसे टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तभी ये वाला क्वेश्चन आता है। नहीं तो नॉर्मल स्कूल के एग्ज़ाम में या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये वाला डेटा तो नहीं आता है, बट बुक की नाम आपको याद रखनी है। ठीक है, सो फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक कहा गया है सर जूलियन हक्सले को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। जूलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। ये तो स्कूल में भी पढ़ाई जाती है तीनों चीज़ें। अच्छा, लिनियस, एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस इज रिलेटेड टू क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? जिसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस बना के ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया। ठीक है, वेयर जूलियन हक्सले को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स या मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर है जूलियन हक्सले और नॉर्मल जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसके फादर हैं कैरोलस लिनियस। जूलियन हक्सले ने जो भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी और ये सारी चीज़ों से। ठीक है, तो इस पेज में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इन लोगों का जो बुक है उसका नाम याद रखना है, इनकी किताब का नाम याद रखना है, और ये तो बच्चे को पता है जो बायोलॉजी पढ़ता है। बस ओके, सो नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं नाम देना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। और नाम कितना तरह का होता है? नॉर्मली घर में आप देखो तो एक आपको जो घर में बुलाते हैं वो नाम, और आप जो स्कूल में जिस नाम से जाने जाते हो वो वाला नाम। बट लाइफ साइंस में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम होता है। एक तो कॉमन नेम जो लोकल पीपल जिस नाम से किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट या एनिमल को बुलाते हैं, और दूसरा एक साइंटिफिक नेम जिसको टेक्निकल नेम या बायोलॉजिकल नेम भी कहा जाता है। ठीक है, तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। उनकी दो किताब है, बार बार मैं कह रही हूँ, स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स विद अप्रोप्रिएट एंड डिस्टिंक्ट नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड। ये याद रखना, नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट इज जेनेरिक एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक। सो फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको जेनेरिक वर्ड कहते हैं, और फर्स्ट नेम क्या शो करता है कि वो
स्पीसीज़ या वो ऑर्गेनिज्म किस जीनस से है। तो जीनस हम लोग लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इन द कैपिटल लेटर। दूसरा जो वर्ड है वो स्पीसीज़ का नाम शो करता है और इसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो वर्ड होता है वो साइंटिस्ट का नाम होता है, या जो भी वो स्पीसीज़ का नाम रखा हो उस टैक्सोनॉमिस्ट का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग एक साइंटिफिक नेम देखते हैं मैंगो का, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन क्यों? क्योंकि लिनियर साहब ने दिया है, तो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है साइंटिस्ट का नाम, और ये सीधा सीधा लिखते हैं। जबकि जो साइंटिफिक नेम है वो हमेशा क्या होता है, इटैलिक्स में। अगर प्रिंटेड हो तो इटैलिक्स में होगा, और अगर हैंड रिटन हो तो हम उसके अंडर क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंगीफेरा जीनस शो कर रहा है, इंडिका क्या कर रहा है, इंडिका वर्ड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। अगर केवल इंडिका वर्ड कहीं पे लिखा है तो हम उसे स्पीसीज का नाम नहीं देंगे, ठीक है। अगर सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीसीज। स्पीसीज, it is a natural population of individual or group of population which resemble one another, interbreed freely and produce fertile offspring, ठीक है। सो स्पीसीज किसको कहते हैं? बहुत सारे इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन सेम लोगों का होता है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का। अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं और सक्सेसफुल ब्रीडिंग के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज, ठीक है। अब मैंगीफेरा मैंगो का जो स्पीसीज़ है वो क्या है, इंडिका, और ये इंडिका स्पीसीज़ किस जीनस का है, मैंगीफेरा जीनस का, ठीक है। तो बहुत सारे जो रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं उनको एक जीनस में रखा जाता है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर। जैसे सोलानम क्या है, जीनस है, इसमें 3 स्पीसीज़ आती हैं, और भी स्पीसीज़ आती हैं, बट हमने यहाँ पे 3 स्पीसीज़ मेंशन करा है, ठीक है। तो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, किंगडम, और लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, स्पीसीज। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देन थर्ड, फैमिली। फैमिली कंटेन करता है वन और मोर रिलेटेड जीनस को या जेनरा को, जैसे कि जेनरा ऑफ कैट फेलिस कहलाता है, और लेपर्ड को हम लोग पैंथेरा कहते हैं। पैंथेरा और फेलिस दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दैट इज़ फेलिडेई। और ये जो ए ई है लास्ट में, ये क्या है, सफिक्स है। ये ए ई सफिक्स दिखाता है कि ये फैमिली है, ठीक है। ए ई अगर किसी वर्ड के आगे लगा हुआ है बायोलॉजी में और पूछे कि ये ऑर्डर डिनोट कर रहा है या क्लास, तो आप बताओगे कि ये फैमिली डिनोट कर रहा है। देन ऑर्डर। ऑर्डर कंटेन करता है वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज़ को, जैसे कि ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिली कौन सी, फैलिडेई, कैनिडेई, हाइनिडेई एंड अर्सिडेई आता है, ठीक है। फिर बहुत सारे ऑर्डर जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं उनको क्लास में कैटेगराइज किया गया है। जैसे क्लास ममेलिया इंक्लूड करता है ऑर्डर चिरोप्टेरा। चिरोप्टेरा में बैट्स आते हैं, मार्सुपियलिया जिसमें कंगारू आते हैं, देन सिटेसिया जिसमें वेल्स आते हैं, रोडेंशिया जिसमें रैट आते हैं, एंड कार्निवोरा, कार्निवोरा जिसमें फैलिडे, कैनिडे ये सारे आते हैं, और प्राइमाटा जिसमें ह्यूमन आते हैं, ठीक है। तो क्लास में हम डिफरेंट कोरिलेटेड ऑर्डर को इंक्लूड करते हैं। फिर फाइलम, क्लास, डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लासेस हैं सबको सिमिलर क्लासेस को हम फाइलम या डिवीज़न में इंक्लूड करते हैं, और फिर उनको हम किंगडम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। किंगडम जो है हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और 5 किंगडम ही हम लोग फॉलो करते हैं इस टाइम पे। तो किंगडम प्लांट किंगडम हो सकता है, एनिमल किंगडम हो सकता है, फंजाई हो गया एक किंगडम, फिर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो टोटल 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके। सो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कैटेगरी और टैक्सॉन में। टैक्सॉन क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग एनी
लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, डेफिनेशन से परे हट के अगर थोड़ा देखो तो अगर मैंने बोला कि मेरा नाम आकांक्षा है, तो नाम वर्ड जो है, ये वर्ड क्या शो कर रहा है, ये कैटेगरी शो कर रहा है। और ये जो मेरा नाम है, अगर बोले कोई कि मेरा नाम क्या है, तो मैं बोलूँगी कि आकांक्षा, और ये आकांक्षा वर्ड क्या है, टैक्सॉन। वैसे अगर कोई पूछे कि मैंगो का जो जीनस है वो क्या है, तो मैं कहूँगी कि मैंगीफेरा। तो मैंगीफेरा वर्ड क्या शो कर रहा है, जीनस को, तो मैंगीफेरा वर्ड जो है वो टैक्सॉन है। और जीनस अपने में क्या है, एक कैटेगरी है। समझ में आया? तो अगर कोई कह रहा है कि क्लास ममेलिया, तो ममेलिया वर्ड है टैक्सॉन, और क्लास क्या है, एक कैटेगरी है। बस इतना ही। देन टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, टेक्निक, प्रोसीड्यूर या स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जिसको भी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड। इसका एग्जाम्पल है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की मैंने बताया था एक लिस्ट होती है कैरेक्टर्स की, जिससे कि हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ओके, सो टैक्सोनॉमिकल एड में हर्बेरियम अगर आपने बनाया होगा स्कूल में, 11th में ही बनाते हैं, और नहीं भी बनाया होगा तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी बना सकते हो। इजी होता है। अगर आप लैब में काम नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड वे में ही बनाओगे। लीफ लेना होता है, आप उसको जैसे लोग रोज़ बुक के अंदर रखते हैं ना, उसको फ्लैट करते हैं, वैसे ही आप लीफ रखिए, या छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको आप जड़ से निकालिए, उसको थोड़ा हल्का सा साफ़ करके फिर शीट में दबा के रखिए, फिर उसको आप पतले पतले सेलो टेप से स्टिक करिए मिडिल ऑफ द पेज में, फिर आप उसको लेबल करिए। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है करने में। ठीक है, तो हर्बेरियम हमने बनाया अपने कॉलेज टाइम पे। और बाकी इसमें करना क्या होता है कि इट ड्राई एंड प्रेस प्लांट स्पीसीज या माउंट ऑन द सीट आर केप्ट सिस्टमेटिकली। इट इज़ यूज्ड एज स्टोर हाउस। पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, एज अ स्टडी मटेरियल की तरह उसे यूज़ किया जाता था। और ये जो डेटा है ना, ये मैंने किसी टीचिंग एग्ज़ाम में देखा था, क्वेश्चन पूछा था इसका, जनरल साइज़ ऑफ शीट, कि हर्बेरियम बनाते वक्त जो हम लोग शीट यूज़ करते हैं उसका साइज़ क्या होता है, तो 13 to 45 सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड साइज़ है। आप ये भी देख लो। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो लंदन में। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम या इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। देन मद्रास हर्बेरियम कहाँ है, कोयम्बटूर में। ये आप 4 याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको जो भी बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, आप उसके सो दिस इज़ अ लास्ट सेक्शन जिसमें पहला है बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है फॉर स्टडी द सिस्टमैटिक वर्क एंड आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, सबको स्टडी किया जाता है। म्यूज़ियम में रखा जाता है मटेरियल को प्रिजर्व करके फॉर स्टडी एंड एग्जीबिशन। तो यहाँ पे 2 म्यूज़ियम के मैंने नाम दिए, फॉरेस्ट म्यूज़ियम जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, और इंडियन म्यूज़ियम जो कि कोलकाता में है। आप और 2 म्यूज़ियम के नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़। देन जूलॉजिकल पार्क सबने देखा है, वेरियस लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है, प्लांट को भी यहाँ रखते हैं, मतलब प्लांट भी बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लगाए जाते हैं। और जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, और स्टडी किया जाता है, बिहेवियर स्टडी करते हैं लोग। ठीक है, देन नेक्स्ट की क्या है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट of alternate characters which is used for identifying organism। और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि की में जितने भी स्टेटमेंट हैं उसे क्या कहा जाता है, लीड। जैसे सपोज करो कैरेक्टर है कि किसी ऑर्गेनिज्म में हेयर है, तो इफ़ हेयर इज़ प्रेजेंट तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या नेल्स, तो नेल्स इज़ एब्सेंट तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो वैसे ही स्टेटमेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं की। तो इस चैप्टर में इतना ही है, और आपको ज़्यादातर इसमें टैक्सोनॉमिकल
सॉरी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं वो आपको नाम याद रखना है, उनके जितने भी वर्क हैं दैट इज़ उनका बुक वो याद रखना है। फिर आपको जूलॉजिकल पार्क इंडिया में जो नेशनल लेवल पे जूलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है वो याद रखना है। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट और तो इसमें नहीं है, बाकी आपको रूल्स याद रखने हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो अगर आपको समझ आया होगा, आई होप कि सब कुछ समझ आ गया, तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। और अदरवाइज़ कोई डाउट है हम तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। सो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।